अभी आपने देखा कि लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हो गई, रणवीर भाई की हो गई, समय रैना की कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वो लोग क्यों इतना चले, इतना खतरनाक वो लोग का पूरा वो इंडियाज गॉट लेटेंट चला। इंडियाज गॉट लेटेंट टू बी ऑनेस्ट मैं एकदम ब्लंटली बोलूँ ना, मुझे बकवास शो लगा एकदम। मैं जब पहली बार इंडियाज गॉट लेटेंट आया, मतलब क्या हो रहा है भाई, अपने देश में हो रहा क्या है। पिछले 3 महीने से आप किस यूट्यूबर को या फिर कंटेंट क्रिएटर को सबसे ज्यादा देख रहे हैं? यार अभी 2 दिन में मैंने रणवीर भाई को बहुत देख लिया, उनका कंट्रोवर्सी की वजह से कि मेरे डैड एक टैक्सी ड्राइवर थे, तो इंजीनियरिंग पढ़ने बोले, इंजीनियरिंग नहीं किया मैंने, उनके अगेंस्ट जाके एक पीपल प्लीजर होने के बाद भी मैं उनके अगेंस्ट गया और मैंने यूट्यूब एज अ करियर देखा, चुना और यूट्यूब पे भी चल गया। तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ें मिली वो ये फ्रीडम। कभी आपका डाउनफॉल आपने फेस किया और आपको ये लगा हो कि यार अब तो मैटर खत्म, पुक्की और सिग्मा मोदी जी वर्सेस गांधी जी, कंट्रोवर्सी। अगर आज आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, ठीक है, इन कैश, और आपको एक YouTube चैनल शुरू करना हो किसी भी नीश का, कौन सी नीश होगी और आप क्या कंटेंट बनाना चाहोगे उस पे? व्यूज इक्वल टू मनी। ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो इंसान ज्यादा पैसे ही कमाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है। मैंने देखा हूँ कुछ लोग जिन लोगों के सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स है या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स है, वो लोग उन लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं जिनके शायद से 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। कि यार यूट्यूबर ज्यादातर एडसेंस से पैसे कमाते हैं, बट ये ट्रू नहीं है। आजकल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सोर्स है। कई बार लोग है ना सिर्फ सोचते हैं कि मेहनत करते रहो, वीडियो बनाते रहो, व्यूज आते जाएंगे। वो अप्रोच भी है, एक अप्रोच कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट है, उन्होंने अपने कई सारे पॉडकास्ट में चीज बताई है कि आपको स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में लोगों को ये बता देना है कि उनको ये वीडियो में क्या मिलने वाला है, एक्सपेक्टेशन सेट कर देनी है। आई थिंक स्क्रिप्ट पे तो मैंने पूरे टोटल 26 प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए हैं पिछले 9 सालों में ना। मैंने देखा है कि यार ये स्क्रिप्ट में अगर ये 26 प्रिंसिपल्स रहेंगे ना आपके, तो आप बहुत फाड़ स्क्रिप्ट लिख सकते हो। एडिटिंग अच्छी नहीं है तो चैनल ग्रो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मिथ है, ये फैक्ट है। हैशटैग मैटर नहीं करते चैनल की ग्रोथ में। एक यूट्यूबर जो आपको लगता है यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रीमियम गेस्ट को, जिशान भाई को। सबसे पहले तो जिशान भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। थैंक यू सो मच संजय भाई फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जिशान भाई, कैसा लगता है आपको 9 साल से रेलेवेंट रहकर, और आज भी लोग आपको इतना प्यार करते हैं? मैंने देखा है आपका, जब FGS में भी आप आए थे, मैंने देखा कि किस तरह से ऑडियंस आपको प्यार करती है, और 9 साल से लगातार रेलेवेंट। नहीं, टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग ईजी थी मेरे लिए, बाद में डिफिकल्टीज थोड़ी बढ़ना चालू हुई। स्टार्टिंग ईजी इसलिए थी क्योंकि मैं नई चीज़, देखो कंटेंट चलाना रहता है तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। इधर आपको कुछ नॉवेल्टी लानी है या तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ बेटर चीज़ें लानी है दूसरों से। अब मेरा कंटेंट क्योंकि नॉवेल्टी थी, वैल्यूबल था और लोगों को मज़ा आता है, इसलिए जल्दी मुझे लगता है रिस्पॉन्स मुझे ज़्यादा जल्दी मिला। बट फिर धीरे धीरे कैसा होता है, कोई भी चीज़ जब चलती है तो फिर कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कंपटीशन से फिर काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने मिली और फिर वही ग्रोथ चल रहा है। बाकी अभी तक तो मैं सच बोलूँ तो खुश हूँ, काफ़ी खुश हूँ। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा एक सिंपल सा ये था फंडा कि यार 1000 लोग भी अगर मुझे देखेंगे ना, अगर मैं 1000 लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट कर सकता हूँ तो वो बहुत बड़ा होगा। तो ये उस हिसाब से अभी भी रेलेवेंट है, उस हिसाब से अभी भी चल रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल है कंटेंट क्रिएशन का, बिजनेस का और लाइफ का। चलो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम 2025 की बात करें जिशान भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? फ्रस्ट्रेशन वाला है, पीस वाला है, या फिर हसल वाला है कि अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है? क्या है अभी स्टेट ऑफ माइंड? अभी है ना, कुछ टाइम पहले से ना मेरा बहुत ज़्यादा ना एकदम पीसफुल लाइफ की तरफ मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, अभी भी जी रहा हूँ, बट उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि है ना, जब है ना बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाते हो ना, तो आपकी हंगर थोड़ी सी कम हो जाती है, और हंगर कम होती है तो वो एक्शन में भी दिखने लग जाती है। तो देखो, वैसे तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, टू बी ऑनेस्ट है ना। मुझे कई बार डर लगता है कि यार इतनी अच्छी ज़िंदगी ऊपर वाले ने मुझे दे दिया है तो वो है ना, अच्छेपन से भी थोड़ा डर लगता है कि यार सब सही रहे। क्योंकि देखो यार, मैं ना एकदम बहुत हम्बल बिगनिंग है, शायद आपको थोड़ी बहुत स्टोरी पता होगी कि मेरे डैड एक टैक्सी ड्राइवर थे, तो इंजीनियरिंग पढ़ने बोले, इंजीनियरिंग नहीं किया मैंने, उनके अगेंस्ट जाके एक पीपल प्लीजर होने के बाद भी मैं उनके अगेंस्ट गया और मैंने यूट्यूब एज अ करियर देखा, चुना और यूट्यूब पे भी चल गया। तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ें मिली वो ये है फ्रीडम। देखो, पैसा तो एक चीज़ होती है जो बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी है, सबके लिए होती है, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो है फ्रीडम, है ना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हॉजल बोलते हैं कि द ट्रूएस्ट फॉर्म या फिर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ वो है कि हर सुबह उठ के ये डिसाइड कर पाना कि आपको किन लोगों के साथ काम करना है, कितनी देर काम करना है और कितना काम करना है, या फिर क्या काम करना है। ठीक है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर सुबह उठ के ये 3 डिसीजन ले सकते हो कि क्या काम करना है, कितनी देर तक करना है, किन लोगों के साथ करना है, अगर आपके पास ये चीज़ है तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ है।
ठीक है, इससे ज़्यादा अमीरी कुछ हो नहीं सकती है। बिकॉज कई बार आपने भी देखा होगा संजय भाई कि यार कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि भाई टाइम है क्या, चल कहीं जाके आते हैं, या फिर चलो कहीं घूमने जाते हैं, बोलेंगे नहीं नहीं भाई बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उनके पास, देखो एक कहावत भी है कि सम पीपल आर सो रिच दैट ऑल दे हैव इज़ मनी, है ना। कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि उनके पास सिर्फ, इतने गरीब होते हैं, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज़ मनी, ऐसा भी होता है। सो खैर वो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी लाइफ में ना फ्रीडम बहुत अच्छी है। आज हर सुबह मैं अपने हिसाब से उठता हूँ, और मुझे यही चाहिए था, क्योंकि स्कूल में ना हमेशा एक ज़बरदस्ती उठाया जाता था, जल्दी सुबह जाना है, स्कूल जाना है, काम ये पढ़ना है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ना है जो मुझे नहीं पढ़ना है। तो मुझे बहुत ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें कराएगी जो मुझे नहीं करना था। तो मैंने डिसाइड किया था कि यार कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ऐसी लाइफ जीऊंगा जो मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जी सकूँ। और कंटेंट क्रिएशन की वजह से वो टर्म्स एंड कंडीशन पर लाइफ मुझे जीने मिली है। मैं एक चौल में रहता था, मुझे मेरा घर नहीं पसंद था, घर लेना था, तो मुंबई में 2 घर ले लिए हैं। और ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रिप्स करना, ये सब चीज़ें ना छोटे बहुत बड़े सपने थे एक्चुअली मेरे बचपन के, तो वो सारे सपने पूरे हो गए। और मैं तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बट ये खुशी फिर है ना, इतना कंटेनमेंट इतना ज़्यादा आ गया ना कि फिर वो थोड़ा सा आलस में डेवलप होने लग गया। तो अभी मैं वापस से अपने आप को थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ कि यार नहीं यार ठीक है, कंटेनमेंट है बट ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब चीज़ें करना है दूसरों के लिए। अपने लिए तो मतलब बहुत, जितने मेरे छोटे मोटे सपने थे ना मेरे पूरे हो गए, बट अब मैं चाहता हूँ कि यार मोटिवेशन आए, अब दूसरों के लिए करें, अब मेरे टीम मेंबर्स के लिए करूँ, दूसरे लोगों के लिए और ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालूँ। तो ये अभी स्टेट ऑफ माइंड है मेरा। आई थिंक बैलेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सो ट्रू, पीस भी और हंगर भी, राइट। यस। अच्छा, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई कि आप चौल में रहते थे, आपके पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्टेज पे हैं, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप उसकी वजह से आज हो जो भी हो, या उस चीज़ ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, वो कौन सी चीज़ होगी? डेयरिंग करके डिसीजन लेना। मैंने ना अपनी लाइफ में, देखो मैंने आपको बताया मैं एक पीपल प्लीज़र था, जो बचपन से ना लोगों को प्लीज़ करने के लिए चीज़ें करता था, है ना। बहुत से लोग होते हैं, हम लोग है ना, कई बार हमारा नो बोलने का मन करता है बट हम स्टिल यस बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को मतलब ख़राब नहीं फील जी। कराना चाहते हैं। तो मेरे साथ हमेशा से एक पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी मेरी हमेशा से रही है। अब पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी पे अपने माँ बाप से तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाना या उनकी खुशी के लिए चीज़ें करना, वो मेरे दिल में था ही। बट उनके अगेंस्ट देखो, एक चीज़ जब मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी ना, तो उसके अंदर एक लेसन था कि ना आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो उस फील्ड में बहुत अच्छे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पैसे के बारे में चीज़ें सीखनी है तो उससे सीखना बेटर है जो ऑलरेडी अमीर है, मिलियनर है, बिलियनर है। बट हम क्या गलती करते हैं, कई बार ऐसे लोगों से सजेशन लेते हैं, ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो बोलना नहीं चाहिए, बट देखो मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, और दे लव मी अ लॉट, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जितना उनकी हैसियत थी, जितना उनकी कैपेबिलिटी थी, उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे दिया है। मुझे याद है, मुझे एक बार बाइक चाहिए थी, अब मेरे अब्बा की इतनी हैसियत नहीं थी वो लोग मुझे बाइक खरीद के दे सके, लेकिन उन्होंने फिर भी बाइक EMI पे करा के मुझको दिया मेरी खुशी के लिए। बट इसीलिए एक प्यार रहता ही अपने माँ बाप से। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने ये भी समझा कि यार अब्बू फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, हर दिन जाना, टैक्सी चलाना, EMI पे ज़िंदगी जीना, हर दिन के जो भाड़ा आएगा उसके ऊपर चुन चुन के कर्जे लेना, कर्जे पे बिस्सी एक चलती है, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे बिस्सी बहुत चलती थी, अभी भी आई थिंक चलती होगी। बिस्सी पता है आपको क्या होती है? नहीं, मैं पंजाब से हूँ तो मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ, बिस्सी बेसिकली ऐसा होता है ना कि कई बार जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो एक ग्रुप बनाया जाता है, और वो ग्रुप में लोग पैसा डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 डाले, आपने 10,000 डाले, तो ऐसे ही 10 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये डाले, और ओके। 1 लाख रुपए जमा होते हैं, तो वो 1 लाख रुपए किसी एक जन को दिए जाएंगे। अब वो आइदर यहाँ पे उसे लॉटरी सिस्टम कमेटी होता कहते हैं। है, आइदर वो चिट्ठी उड़ाई जाती है, या फिर आइदर है ना एक और दूसरा सिस्टम होता है, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो दूसरे सिस्टम में बोली लगती है। तो कौन कितना, जैसे कि मुझे उठाना है, मैं बहुत ज़्यादा गरज में हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं 95,000 दे दो, लेकिन मेरे को इस महीने ही चाहिए। तो दूसरा इंसान बोलेगा भाई मुझे 90,000 दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा गरज है। तो ऐसी कई बार बोली लगती है, और 90,000 में भी लोग ले लेते हैं और 1 लाख रुपया भरते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिस्सी में तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिस्सी पे चलते हुए देखा था। और बट यही था कि यार इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी एक जिगर लाना कि यार डैड लोग जो बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करना है, उससे अगेंस्ट जाके मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, यूट्यूब में जाके लक आजमाऊंगा। लाखों रुपए माँ बाप ने डाले ठीक है, बट स्टिल मैं वो नहीं करूँगा जो मेरे माँ बाप नहीं चाहते हैं। वो मेरे हिसाब से बहुत टर्निंग पॉइंट था, और वहाँ से मैंने डिसाइड करके जब यूट्यूब किया, तो उस एक डिसीजन ने आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे पहुँच गया हूँ। गॉट इट। और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम डेली अपनी, और मतलब वही है ना कि वो हो जाता है कि जितने वो सारी चीज़ें होती है कि जितनी चद्दर उतने पैर पसारने चाहिए, और हम सीमित हो जाते हैं अपनी सोच के हिसाब से कि अब हमारी ज़िंदगी यही है।
लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डिसीजंस नहीं लेंगे, बड़े एक्शंस नहीं लेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा भी नहीं, जो आपने किया और जिसकी वजह से आप यहाँ हो डेफिनेटली। जिशान भाई, जैसे आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन पर आते हैं अब, और कंटेंट क्रिएशन में तो आप बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हो, लेकिन कंटेंट क्रिएशन जहाँ तक मैंने समझा कि हमेशा से एक नंबर्स का गेम तो रहा है, कि इन टर्म्स ऑफ मनी या व्यूज़ की अगर हम बात करें ना स्पेसिफिकली, और कभी आपका डाउनफॉल आपने फेस किया और आपको ये लगा हो कि यार अब तो मैटर ख़त्म? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा है, बताओ। क्योंकि देखो, एक और फॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ हुई। आपका जो पुराना क्वेश्चन था ना कि आपने क्या चीज़ें करी, तो मैंने डिसीजन लिया। वो डिसीजन भी क्यों लिया? क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था। मैंने रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ी। मैंने ऑलरेडी मेंटर्स से सीखा कि यार ना, जी। आपको कई बार आपके प्यार वालों के अगेंस्ट जाना पड़ता है, आपको कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ता है, आपको कई बार रिस्क लेना पड़ता है, आपको कई बार ज़िंदगी में परेशानी आएगी, फेलियर्स आएंगे, बट स्टिल टिके रहना है। देखो, ज़िंदगी में ना वो इंसान फेल नहीं होता है जो कई बार जिसे ऐसा लगता है कि यार हमने ट्राई किया, हम आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए तो फेल हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक आप खेल रहे हो तब तक आप विनर हो। आप हारोगे उस दिन जब आपने क्विट कर दिया। तो कंटेंट क्रिएशन पे भी ये वाली चीज़ मैं एकदम 100% मानता हूँ कि जब तक आप खेल रहे हो तब तक आप विनर हो। हारोगे तभी जिस दिन मैं छोड़ दूंगा, और मैं छोड़ने वाला हो ही नहीं। तो मैं फेलियर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग है ना, कई बार हमारा स्कूल सिस्टम और सोसाइटी हमें क्या बताती है कि यार सक्सेस क्या होती है, जब आपको अच्छे नंबर 1 मार्क्स आ जाते हैं, या फिर जब कोई रिजल्ट्स मिलता है, हमें ना रिजल्ट्स पे हमें अप्लॉज किया जाता है, और रिजल्ट अगर फेल हो गए तो हमें बू बू बोला जाता है, मतलब ख़राब बोला जाता है। लेकिन मुझे लगता है ना, हमें एज अ सोसाइटी, हम आप जैसे लोग, हम सबको ना ये मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि आप रिजल्ट से ज़्यादा लोगों के प्रोसेस पे, लोगों के एफर्ट्स पे उनको अप्रिशिएट किया जाए। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी भी करी गई, आपको पता है। एक टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को लिया, और स्टूडेंट्स को उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसको सॉल्व करने दिया गया पजल। और जब वो पजल सॉल्व कर रहे थे ना, तो उनको अप्रिशिएट कर जा रहा था कि यार बहुत अच्छा एफर्ट्स है आपके, बहुत अच्छे एफर्ट्स है आपके। और वो उनको सिर्फ एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे स्टूडेंट थे ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनको उनके रिजल्ट के लिए अप्रिशिएट किया गया। मतलब जब उन्होंने मेहनत करके पजल सॉल्व कर लिया, तब अप्रिशिएट करा गया कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट लाया तुमने, बहुत अच्छे से तुमने सॉल्व किया। अब इन्हीं ग्रुप को क्या किया गया पता है? दोनों ग्रुप को अब पहले इजी पजल दिया गया था, आसान था। नेक्स्ट पजल हार्ड वाला दिया गया। तो क्या देखने मिला कि जिन बच्चों को एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया गया था ना, वो लोग हार्ड पजल ज़्यादा देर तक उन्होंने सॉल्व किया और सॉल्व करके दिखा भी दिया। जबकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे ना, मतलब जो बच्चों को उनके रिजल्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया गया था, वो लोग जल्दी हार मान गए। और उसके बाद जब और हार्डर पजल्स दिए गए दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, तो जो जिन लोग को एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया गया था, वो लोग तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे कि चलो और हार्ड पजल दो ज़िंदगी का, या फिर वो जो पजल सॉल्व करना है। लेकिन जिन लोग को रिजल्ट्स के लिए अप्रिशिएट किया गया था, वो लोग का कॉन्फिडेंस लो हो गया, और वो लोग को ना, फिर वो लोग ने बोले मुझे आसान वाला पजल दो, हार्ड वाला पजल नहीं चाहिए। मतलब इसका एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि जब तक हमें ना सिर्फ रिजल्ट्स के लिए अपने आप को तोलते रहेंगे ना, तब तक है ना बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी ऐसा अप एंड डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में रिजल्ट्स भी ऐसे अप एंड डाउन जाता है। कोई भी इंसान 100 दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर ले लो, कोई भी उठा लो, जो आपको लगता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर है, जो आपको लगता है, हर इंसान हर बॉल पे 6 मार ही नहीं सकता है। इनफैक्ट हर इंसान हर मैच में 1 रन भी ज़रूरी नहीं बनाएगा। कभी कभी 0 पे भी लोग आउट हो जाते हैं। मतलब लाइफ गोज़ इन वेव्स, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को सिर्फ रिजल्ट से तोलते रहेंगे, तो हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, जैसा उस एक्सपेरिमेंट में भी मालूम पड़ा था। गॉट इट। और मेरे को ना आपके हर आंसर से एक चीज़ बहुत फील हो रही है कि आपके हर आंसर्स में ना बुक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और आप में ये नॉलेज वहीं से आई है, मेरे को पता है। और बहुत डेप्थ में आप आंसर देते हो, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो एग्जांपल देके, बहुत अच्छा लग रहा है आपके आंसर सुन के। ओके, नाउ अभी हम दिस वर्सेस डैट राउंड एक करेंगे, जहाँ पर जिशान भाई को एक चीज़ चूज़ करनी है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं सीखे वर्सेस जिशान शेख चैनल, हाँ, सीक एक कौन सा चैनल, एक कौन सा पिक करोगे आप? सीक एन एनी टाइम। ओके, पुकी और सिग्मा? पुकी और सिग्मा तो जेंजी का अलग क्वेश्चन है ना। चलो सिग्मा ही ले लेते हैं। वैसे तो इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, बट ठीक है, सिग्मा। ओके, पैसा या प्यार? प्यार। ओके, प्यार या पीस? आई थिंक प्यार में पीस मिल जाए तो बेस्ट है। ओके, यूट्यूब और इंस्टाग्राम? यूट्यूब एनी टाइम। ओके, कंटेंट क्रिएशन वर्सेस बिजनेस? कंटेंट क्रिएशन। मोदी जी वर्सेस गांधी जी? कंट्रोवर्शियल। अभी मोदी जी है तो मोदी जी जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, जिशान जी हैज़ अ क्रिएटर और जिशान जी हैज़ अ पॉडकास्टर?
जीशान एज अ क्रिएटर। ओके, रीडिंग बुक अलोन वर्सेस वॉचिंग मूवीज विद वाइफ। अरे ये इंटरेस्टिंग पूछ लिया, क्योंकि हम लोग को मूवीज देखने की ना बहुत आदत है, मैं और मेरी वाइफ को। बट आई थिंक हायर प्रेफरेंस मैं बुक्स को दूंगा, रीडिंग बुक्स। ओके, फेसबुक वर्सेस टिकटॉक। ये अच्छे से मेरी वाइफ का रिएक्शन बहुत अच्छा है, अगर कैमरा होता तो मैं दिखाता था। ओके, लास्ट वन इज फेसबुक वर्सेस टिकटॉक। फेसबुक। ओके, मैं ना एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन को पूछने का हम ये हर क्रिएटर से पूछते हैं। अगर आज आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, ठीक है, इन कैश, और आपको एक यूट्यूब चैनल शुरू करना हो, किसी भी नीश का, कौन सी नीश होगी और आप क्या कंटेंट बनाना चाहोगे उस पर? अच्छा, 10 करोड़ मेरे को मतलब पैसे मिले हैं, और मेरे को कौन सी निश उस पैसे से कंटेंट क्रिएट इसमें इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपके पास 10 करोड़ है तो आप 100 करोड़ मान के चलो, तो अगर 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ देंगे हम आपको, तो फिर आप कौन सा चैनल स्टार्ट करोगे? कौन सा चैनल स्टार्ट करूंगा? मैं तो क्या करूंगा पता है, अब यही जो चैनल है ना, उस पर और ज़्यादा वही सारा इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ना मैंने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यही सीखा है ना, कि हमें ना हमेशा नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद आती है। बट है ना, नई नई चीज़ें करके हमें ना कई बार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाते हैं और मास्टर ऑफ नन बनते हैं। और ये गलती मेरी लाइफ की, वरना तो बिगेस्ट गलती रही है कि मैंने ना बहुत बार कोई चीज़ मैं अच्छे से कर रहा हूँ ना, अच्छे से रिजल्ट्स मिल रहा है, तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और कुछ नया करने चले गया। तो क्या होता है, जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ होता है ना, वो टूट जाता है और वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉक से मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक महीना, हर हफ्ते मैं वीडियो बना के एक वो ब्लॉक को बड़ा बना रहा हूँ, बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फिर मेरा मन कर रहा है यार छोड़ो इसको, कुछ और करते हैं, तो मैंने वो पूरे सारे ब्लॉक्स को हटा दिया, अब वापस से नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताओ समझदारी क्या होगी, सिर्फ एक ही बिल्डिंग पे ब्लॉक डाल डाल के उस बिल्डिंग को बड़ा बनाना, कि अलग अलग बिल्डिंग बनाने की कोशिश करना एक एक ब्लॉक से? ये तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार वो वाली चीज़ बहुत अच्छी है, ये क्या हम किसी चीज़ में मेहनत इतनी करते रहते हैं। और सही बात, और सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है संजय भाई? यूजुअली हम ये गलती बहुत गलत टाइम पे करते हैं। हमें जब नहीं क्विट करना चाहिए तब हम क्विट कर देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ना, एक मेंटर का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक इंसान जो हमसे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड है, समझ रहा है कि भाई नहीं, इसको ऐसा मत छोड़। ये मैंने गलती बहुत बार किया है, इसलिए मैं आपके व्यूवर्स से भी सजेस्ट करूंगा कि भाई जहाँ पे आप घुस गए हो, अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, क्विट मत करना। वहाँ पे चाहे सिस्टम एंड प्रोसेसेस बना दो, आपके बिना भी ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो कि वो ग्रो हो रहा है बिजनेस या जो भी चीज़ है, उसके बाद ही वहाँ से स्विच करो। और ये यूट्यूब चैनल्स के लिए भी है, सिंपल बात है कि अगर हम एक यूट्यूब चैनल में अच्छे स्टेज पे पहुंच गया और हमें लगता है कि वो बस होने ही वाला है, हम नीश ही स्विच कर देते हैं, हम कंटेंट ही बिल्कुल अलग बनाना चालू कर देते हैं, और उससे भी ये नुकसान होता है। क्योंकि अभी 2 चैनल बना के मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, मतलब फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि भी यार उसको मैनेज करना ही बड़ी बात है। मैंने व्लॉग का भी, मेरे को एक शौक व्लॉग का भी बहुत है। अगर मेरे को मतलब आपने अगर सिर्फ हाइपोथेटिकली बोला जाए, लॉजिक को अगर साइड में रख के सिर्फ इमोशनली अगर मैं आंसर दूँ ना, तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि यार 1000 करोड़ मिलेंगे, 100 करोड़ मिलेंगे, तो क्या करूँगा? मैं दुनिया घूमना चालू कर दूंगा कैमरा लेके। ये एक चीज़ करना चालू कर दूंगा। पैसे रहेंगे तो अच्छे से लेविशिंग लाइफ जिएंगे, आराम से घूमते फिरेंगे। बट सेइंग दैट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार जो है उसके ऊपर ही फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरे जो बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि भाई मेरे को भी पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना है, पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना है, जो कर रहे हैं उसको छोड़ के पॉडकास्ट चैनल करना है, और पीछे की सच्चाई नहीं पता होती कि क्या रिसोर्सेज लगने हैं क्या नहीं लगने, लेकिन बस करना है। Right. नहीं नहीं, सो ट्रू। मेरे हिसाब से देखो, एक चीज़, एक लेसन तो मैं देना चाहूँगा संजय भाई। आप है ना, मेरा एक थियरी है कि आप है ना, आजकल 2 लाइफ चल रही है, आपको भी पता है, एक रियल लाइफ है और एक रियल लाइफ है ना जी। मैं चाहूँगा आप दोनों लाइफ जीने की कोशिश करो। मतलब रियल लाइफ तो एक रखो ही रखो, बट एक रियल लाइफ भी बना लो। रियल लाइफ का मतलब है एक सेकेंडरी लाइफ जो कंटेंट क्रिएशन है। तो अगर कोई इंसान है जिसके पास टाइम है, जो फालतू बहुत ज़्यादा रील्स देख रहा है, फालतू टाइम वेस्ट करके सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, उसको अगर क्रिएटर बनना है तो प्लीज़ बिकम अ क्रिएटर। और क्रिएटर बनने के लिए एक अच्छा रास्ता पॉडकास्ट है, लेकिन हाँ, आसान नहीं होगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बहुत हलवा वाली चीज़ है कि आप बस चालू कर दोगे हो जाएगा। इनफैक्ट वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ, जो तभी हो सकता है जब आपका फोकस रिजल्ट्स पे ना हो, सिर्फ प्रोसेस पे हो कि यार सिर्फ मैं 2 लौंडे मिल रहे हैं, या फिर मैं जाके सिर्फ मिल रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे कोई मतलब नहीं है। ऐसा इंसान है ना, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स भी अचीव कर सकता है और मज़े में भी रहेगा। राइट राइट। अच्छा जिशान भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई ऐसे मिथ्स बताइए आप, जो लोग अक्सर सोचते हैं कि यूट्यूबर ऐसे ही होते हैं, या यूट्यूबर के बारे में आपने अपनी 9 साल से ज़्यादा की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपके हुई है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि
लोगों को लगता है यार यूट्यूबर ऐसे होते हैं, और ये वो पूरी तरह से मिथ होती है। नहीं, गॉट इट। सबसे पहला मुझे लगता है मिथ ये है ना, कई सारे लोगों को लगता है व्यूज़ इक्वल टू मनी। ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो इंसान ज़्यादा पैसे ही कमाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है। मैंने देखा हूँ कुछ लोग जिन लोगों के सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स है या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स है, वो लोग उन लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं जिनके शायद से 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो एक मिथ तो ये है। देखो, कंटेंट एक चीज़ है, लेकिन उसको मोनेटाइज कर पाना टोटली कंप्लीटली डिफरेंट स्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सीखोगे तो समझ में आएगा कि मोनेटाइजेशन, कई सारे लोगों को लगता है एक मिथ कि यार यूट्यूबर ज़्यादातर एडसेंस से पैसे कमाता है, बट ये ट्रू नहीं है। आजकल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग भी है, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेना, इवेंट्स करना, सर्विसेज देना, कंसल्टेशन देना, या फिर आपके खुद के जो बिजनेस है उसको इंटीग्रेट कर देना कंटेंट क्रिएशन के साथ। उन सारी चीज़ों से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं कंपेयर टू एडसेंस। तो ये भी एक मिथ है, कई लोगों को लगता है यूट्यूब मतलब एडसेंस, तो वो भी सोचना बंद करो। एक और मिथ है कि लोग है ना, लोग मिथ मतलब एक गलत फहमी मैंने नोटिस करा हूँ कि लोग है ना इंसानों को व्यूज़ की तरह, नंबर्स की तरह देखते हैं कि यार मुझे 100 लोगों ने देखा, मुझे 1000 लोगों ने देखा, या फिर सॉरी 1000 नंबर, 1000 100,000 व्यूज़ आया। बट आपको है ना व्यूज़ की तरह नहीं देखना है, नंबर्स की तरह नहीं देखना है, उनको लोगों की तरह, पीपल की तरह देखना स्टार्ट करो। ये ना कई बार लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कि यार अगर आपको 100 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो इमेजिन करो अगर आपके ऑफिस में या आपके घर में 100 लोग आ गए तो वो कैसा लगेगा। आप ओवरवेलम फील करोगे, 100 लोग भी। बट हम लोग है ना नंबर्स में देखते तो हमको लगता है यार सिर्फ 100 लोगों ने देखा, नहीं, 100 लोगों ने आपको देखा। उसमें से अगर आप 10 लोगों को भी अच्छे से वैल्यू ऐड करोगे, उनको सर्व करोगे किसी ना किसी तरीके से, तो वो 10 लोग भी आपको शायद 1000 रुपये दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, लाख रुपये दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी वैल्यू दे रहे हो। तो ऐसे सोचना चालू बिल्कुल। करो। नंबर्स की तरह, व्यूज़ और नंबर्स की तरह देखना मत चालू करो, उनको लोगों की तरह देखना चालू करो, इंसानों की तरह देखना चालू करो। वो बेटर एक है। ये आई थिंक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच दे दी, और बहुत सही अप्रोच है कि व्यूज़ की तरह मत देखो, लो एक्चुअल में रियल पीपल है वो जो तुम्हें देख रहा है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, कुछ इंसानों को बहुत जीत बड़ी लो एक वैल्यू। बार। अगर आप इंसान को जीत लोगे ना, हम क्या अल्गोरिदम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अल्गोरिदम क्रैक करना है भाई, अल्गोरिदम नहीं भाई, क्रैक पीपल। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या पेन पॉइंट है, लोगों को कैसे आप सर्व कर सकते हो अपने वीडियो से, आप कैसे लोगों को इंप्रेस कर सकते हो या फिर कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आपने ये करना सीख गया ना, तो आपको 10 मोनेटाइजेशन के तरीके मिल जाएंगे। आपको 10 लोग सामने से आके बोलेंगे भाई मेरा प्रमोशन कर दे, भाई मेरे प्रोडक्ट, मैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रोडक्ट है क्या आपके पास। लेकिन लोगों की ये सोच ही नहीं है। लोगों का सिर्फ ये लगता है कि यार कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताओ, अच्छे अच्छे हुक्स बताओ, अच्छी अच्छी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, टिप्स एंड टेक्निक्स पे फोकस करते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन पीपल। लोगों पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी अच्छी होने चालू होगी। मैं नहीं बोल रहा कि ये सब सीखना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, बट पीपल फर्स्ट अप्रोच रखो। ये इवन बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वायरलिटी को क्रैक करने का भी एल्गोरिथम है कि लोगों की सोच को समझो कि क्या वो सोचते हैं, राइट। नाउ जिशान भाई, जैसे हैज़ यू नो कि हमारी भी कंटेंट क्रिएशन की एक एजेंसी है जिसमें हम हेल्प करते हैं वायरलिटी में, व्यूज़ में, सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स में, राइट, ऑर्गेनिकली। मैं अभी आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, और आपको अपना पॉइंट ऑफ, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। और इससे हम लोगों को ये बता पाएंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर गेटिंग मोर व्यूज़। डन डन। तो फर्स्ट थिंग हमारे अकॉर्डिंग, हम जो हमेशा करते हैं कि फर्स्ट हमारा 5 स्टेप्स का एक फार्मूला रहता है विच इज़ कॉल्ड THSPE फार्मूला। तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि हम टॉपिक पे काम करते हैं, हम कंपटीशन को एनालाइज करते हैं। कोई भी नीश हो, XYZ, आज तक हमने बहुत सारी नीशेस पे काम किया, तो कोई भी नीश हो तो हम कंपटीशन को एनालाइज करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि वायरल कंटेंट क्या है, जिसे हम प्रूवन कंटेंट भी कहते हैं, कि कौन सी वीडियोस ऐसी जो चल रखी हैं, ना कि कुछ यूनिक आइडियाज़ अपने ही ढूंढने स्टार्ट करते हो। हम प्रूवन टॉपिक्स को उठाते हैं और उन पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स पे सबसे पहले अपने क्रिएटर से वीडियोस बनाते हैं। आपकी टॉपिक्स को लेकर क्या राय है? आई थिंक टॉपिक्स बहुत अंडररेटेड है। कई बार लोग है ना सिर्फ सोचते हैं कि मेहनत करते रहो, वीडियो बनाते रहो, व्यूज़ आते जाएंगे। वो अप्रोच भी है, एक अप्रोच कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना संजय भाई, हर चीज़ के ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। तो ये जो अप्रोच है ना वो बहुत अच्छा है। अगर आपको व्यूज़ चाहिए और आपको जल्दी अपने वीडियोस को वायरल करना है ना, ये बेस्ट अप्रोच है। मैं खुद भी कई सारे लोगों को बोलता हूँ यही करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, जाके अपने 5 कॉम्पिटिटर की लिस्ट बनाओ, 5 कॉम्पिटिटर की जो लिस्ट है ना, वो लोगों का चैनल जाके स्टडी करो, और जो भी आउटलायर वीडियो है, ब्रेक थ्रू वीडियो है, गेटवे वीडियो जिसको यूट्यूब की भाषा में बोलते हैं, गेटवे वीडियो सर्च करो। गेटवे वीडियो क्या होता है कि यार जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा एक महीने में उसने 8 वीडियोस बना के डाले, और 8 वीडियोस में नॉर्मली उसके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 18,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 35,000 आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ब्रेक थ्रू वीडियो है, ये गेटवे वीडियो है जिसपे 3 लाख व्यूज़ आ गए। तो वो टॉपिक हॉट टॉपिक है,
वो टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाओगे ना तो कंपैरेटिवली चांसेस है, प्रोबेबिलिटी कि वो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। और ये चीज़ आप है ना क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो। मतलब आप देखोगे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे वीडियो बना दो, या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे रील्स बना दो। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी देता हूँ। यूट्यूब पे आपको पता है एक कंटेंट क्रिएटर है फिट ट्यूबर, फिट ट्यूबर पता जी होगा। जी, फिट हाँ मुझे ट्यूबर मालूम ने है। हेल्थ के बारे में बात करी, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी और आयुर्वेदा के बारे में बात करी, और कि कैसे ये सब जो कंपनीज के प्रोडक्ट है उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल है, ये है, प्रिजर्वेटिव्स है, दुनिया भर की चीज़ है। अब हमारे फूड फार्मा भाई ने क्या किया, यूट्यूब यही वाली चीज़ थी बट उसको रील पे बनाना चालू कर दिया। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बात करना चालू करी, है ना, रील के फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में बनाना चालू किया। और आज अगर देखोगे तो मुझे लगता है ऐसा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फूड फार्मा का ब्रांड, मतलब फूड फार्मा की रीच ज़्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू इवन फिट ट्यूबर। फूड फार्मा ने अलग ही लेवल पे आप खेल डाला है, कंपनीज ने इतने सारे नोटिस, ये सारी चीज़ें भेज डाली, मतलब वो बंदे का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने क्या किया, पता नहीं उसने वो कॉन्शियसली किया कि नहीं किया, बट मुझे पता है कि ऐसा होता है कि आप है ना जब एक प्लेटफॉर्म से इंस्पायर होकर उसी से रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म दूसरे फॉर्मेट में वीडियो बना दोगे तो वो भी चलता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट थिंग इज हुक, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर आपका लॉन्ग वीडियो है तो उसमें भी हुक होता है, वो थंबनेल में आ जाता है। और अगर आपका शॉर्ट वीडियो है तो वो आपके वीडियो के पहले 3 सेकंड में आ जाता है। तो हुक बनाने के हम बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड कि आप विजुअल से भी बना सकते हो, आप एडिटिंग से भी हुक ऐड ऑन कर सकते हो, आप रिएक्ट करके भी हुक ऐड कर सकते हो, आप टैगलाइन लगा के भी, और इन द लास्ट बोल कर तो हुक आप क्रिएट कर ही सकते हो। आप अगर हुक्स के बारे में कुछ बताना चाहो। नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हुक, कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आप क्या बातें बताने वाले हो, क्या चीज़ करने वाले हो। और इसके ऊपर सबसे अच्छा आंसर है ना मिस्टर बीस्ट ने आई थिंक बोला है, जो कि यूट्यूब के आई थिंक सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ही है। वो बोलते हैं ना, उन्होंने अपने कई सारे पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई है कि आपको स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में लोगों को ये बता देना है कि उनको ये वीडियो में क्या मिलने वाला है, एक्सपेक्टेशन सेट कर देनी है। अगर आप अपने हुक में अच्छे से एक्सपेक्टेशन सेट कर पा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जेनी करके एक कंटेंट क्रिएटर, आपको पता है, चश्मे वाली लड़की है, हाँ उसके हाँ, वीडियोस मैंने बहुत देखा। वायरल होते हैं उसके वीडियोस। तो वो भी है ना, हमेशा उसके वीडियो में आप नोटिस करना एक पैटर्न है कि वो स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में दिखा देती कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, कि यार हाउ आई एम मेकिंग $1 में मैं बर्गर कैसे बना रही हूँ, या फिर स्टारबक्स की कॉफ़ी मैं $3 में घर पे कैसे बना रही हूँ। और उसका वो पूरा प्रोसेस और रिएक्शन, उसमें रिएक्शन भी दिखा देती है स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में, कि मैंने कॉफ़ी बना ली, मेरी ग्रैंड माँ को मैंने पिलाया और ग्रैंड माँ का देखो रिएक्शन, ओ माय गॉड कितना अच्छा आया। और वो थोड़ा सा उसको करके कट कर देती है। तो इससे क्या क्यूरियोसिटी भी बन जाती है, लोगों को मालूम भी पड़ जाता है कि भाई ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, और फिर वो पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं कि भाई क्या, कैसे उसने बनाई, क्या करा, और फिर रिएक्शन कैसे मिलने वाला है। और रिएक्शन में वो कई बार काट देती है ताकि हमारे अंदर एक वो क्या बोलते हैं, एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस रहे। इसके पीछे एक नाम था, मैं उसका नाम भूल गया, इस चीज़ को कुछ बोलते हैं, जब आप है ना लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन सा क्रिएट कर देते हो, जब एक लोगों के दिमाग में एक बेचैनी से क्रिएट कर देते हो कि ये तो ख़त्म होने वाला है, मतलब ये, इसको तो देखना है कि क्या होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल तन्मय भट्ट ने भी बोला था कि यार देखो प्यारे ये नज़ारे, ये फवारे, जो भी है ना वो गाना, हम एंड तक वो सुनने की कोशिश करते हैं। क्यों? हम देखना चाहते हैं कि एंड कैसे होता है, वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। तो अगर आप ये भी एक स्किल है, वो आप स्किल अगर सीख लेते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कई बार ना सबसे मुश्किल काम यही है कि लोगों को हम स्टार्टिंग कुछ सेकंड तक अपने पास थमा लें। एक बार कुछ लोग थम गए ना तो फिर वो मोमेंटम, फिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, कि यार जब वट ऑब्जेक्ट स्टेज इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो लोग एक इनर्शिया रहता है, वो स्टार्टिंग का बैरियर रेजिस्टेंस होता है, जो कई सारी बुक में भी बात की जाती है। वो रेजिस्टेंस आप एक बार तोड़ दोगे ना, फिर ईजियर हो जाता है कि वो लोग पूरा वीडियो एंड तक देखे भी, ठीक है। तो वो हुक इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्टार्टिंग में गाड़ी को धक्का मिलता है, गाड़ी अगर रुकी हुई है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, एक बार धक्का लग गया तो ईजियर है कि उसको धक्का मारना अपने लिए आसान है, इसीलिए हुक इंपॉर्टेंट है। और हुक में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं यही दूंगा, गो एंड स्टडी। आप है ना जाके वही अगेन जो आप हम टॉपिक सर्च करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स है, ये सारी चीज़ देखो वो लोग कैसे हुक लिख रहे हैं, और वही हुक को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। इससे बेस्ट और कोई तरीका हो ही नहीं सकता हुक्स अच्छे बनाने का। बिल्कुल। चलिए, हमने स्टार्टिंग में भी रोक लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो बहुत सारे लोग अटकते भी हैं, विच इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है रिटेंशन के लिए भी। और स्क्रिप्ट में हम ये चीज़ देखते हैं कि मिस्ट्री लास्ट तक बने रहने चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा स्टार्टिंग में ही कर देंगे, मतलब प्रेडिक्टेबल हो जाएगा और हमें लगेगा यार पता है भाई तुम क्या बोलने वाले हो, चलो जी स्वाइप अप कर देते हैं उसको। क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में ही हम मतलब कुछ सारी कहानी
ये गलती मैंने खुद की हुई है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारी कहानी पहले 10 सेकंड में बताकर ख़त्म कर दी और फिर बाद में उसी 10 सेकंड को रिपीट ही करते जा रहे हैं अब जस्ट लंबा वीडियो करने के लिए। तो हम ये बोलते हैं कि हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट वीडियो है तो हर 10 सेकंड में, और अगर लॉन्ग वीडियो है तो हर 2 मिनट में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए, ताकि लोगों को लास्ट तक रोक के रखना है। आप जीशान भाई कैसे स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं? आई थिंक स्क्रिप्ट पे तो मैंने पूरे टोटल 26 प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए हैं पिछले 9 सालों में ना। मैंने देखा है कि यार ये स्क्रिप्ट में अगर ये 26 प्रिंसिपल्स रहेंगे ना आपके, तो आप बहुत फाड़ स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो आप अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हो वो है अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पे काम करो। क्योंकि आपने जैसा बोला, स्क्रिप्ट राइटिंग में हुक भी आ जाता है ना जी। स्क्रिप्ट राइटिंग में रिटेंशन बढ़ाने का तरीका भी आ जाता है, हुक, और स्क्रिप्ट में फिर एंड भी आ जाता है, स्टार्ट मिडल और एंड। स्टार्ट में हुक अच्छा होना चाहिए, मिडल में वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, और लास्ट में अच्छा कॉल टू एक्शन होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छे से करोगे तो आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो खैर उस पर मैंने देखा हूँ कि यार नंबर 1 चीज़, वैसे तो मैं भी पूरे 26 चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, 1-2 चीज़ें। आई थिंक एक ही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि 26 मतलब 26 के 26 पे फोकस करना है। नहीं, एक चीज़ पे फोकस करो। ये भी एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो मैंने सीखा है। एक चीज़ पे फोकस करो, उसके ऊपर काम करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो वो एक चीज़ क्या है? स्टोरी टेलिंग। क्योंकि बाकी मैं आपको 10 चीज़ और बताऊंगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप इतनी सारी चीज़ें अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। बेटर ये है कि सिर्फ जाओ, अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट लिखना सीखना है ना, तो बिकम अ गुड स्टोरी टेलर। एक अच्छी स्टोरी टेलर अगर आप बन गए, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो अच्छा बनेगा। ऑटोमेटिकली आपने बोला ना ट्विस्ट एंड टर्न्स, कोई भी स्टोरीज में क्या होता है? ट्विस्ट एंड टर्न्स ही होता है ना। और अगर स्टोरी को भी हम डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में होती है, स्टार्ट मिडल और एंड। स्टार्ट में क्या होता है? कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है स्टोरीज़ में, कि ये हीरो है, हीरो को क्या चाहिए। फिर मिडल में क्या होता है? प्रॉब्लम्स आती है, हीरो को हीरोइन चाहिए लेकिन हीरो गरीब है, हीरोइन बहुत अमीर है ना। तो वो प्रॉब्लम्स कैसे फेस करता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और फिर एंड में क्लाइमैक्स आता है। तो आप स्टोरी टेलिंग अगर आप सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली ना आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है। और इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि यार देखो, आजकल का इतना खतरनाक टाइम है कि हम लोग 10-15 मिनट किसी की बात सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जितने भी लोग मेरा वीडियो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कुडोज़ है, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इतना देर तक सुन पा रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों में तो ये सब्र भी नहीं है कि वो लोग पूरा पॉडकास्ट एंड तक देख पाए, जो कि एक रेयर स्किल बन चुकी है। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो और एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना कि यस आई वॉज टिल द एंड, या जो भी है एंड तक अगर आप देखते हो तो लिख देना आई वॉज टिल द एंड, और अपने आप को प्राउड ज़रूर फील करना। तो खैर मैं ये बोलना चाह रहा था कि यार आज के टाइम पे ना 2-3 मिनट भी चीज़ें देख पाना मुश्किल हो गया लोगों को, लेकिन स्टिल लोग 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की मूवियाँ देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, सीरीज़ देख लेते हैं, है ना। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि उसमें कहानियाँ होती है, स्टोरीज़ होती है, एंड स्टोरीज़ में हम हुक हो जाते हैं, वही हमारा अच्छा हुक बन जाता है, वही हमको कई बार वैल्यू दे देता है, लाइफ लेसन सिखा देता है, हंसा देता है, रुला देता है ना, टेंशन में डाल देता है, और फिर कई बार एक लाइफ के अच्छे सीख के साथ ख़त्म भी कर देता है कि यार चलो हो गया। और फिर हमें अंदर क्यूरियोसिटी भी पैदा होती है कि चलो इसका सेकंड पार्ट भी देखना है ना। क्लिफ हैंगर्स भी कई बार डाल देते हैं, जैसे बाहुबली का अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा, तो लोग स्टोरी में एंड में क्लिफ हैंगर डाल दिया, तो क्लिफ हैंगर की वजह से हमारा पार्ट 2 देखने का भी मन किया। तो बेसिकली अगर आप स्टोरी टेलिंग सीख लोगे तो मोटा मोटा आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आ जाएगी। बिल्कुल राइट, ये बहुत अच्छा आपने बताया भाई। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि नेगेटिव या डार्क चीज़ें सोशल मीडिया पर, जितना मैंने देखा है कि बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं और बहुत जल्दी से फैलती भी और ज़्यादा अच्छे से चलती भी हैं? आपको ऐसा लगता है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, यार हम कितना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, ये चल नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट को फिर आपको देख के लगता है कि यार ये देखो क्या बना रहे हैं और कितना व्यूज़ और कितने सब्सक्राइबर और कितने फॉलोअर्स। ये बात पे तो मैं बोलूँगा, मैं ना बहुत काम इंसान हूँ और मेरे को यूजुअली मेरी जलती नहीं है, बट ये सब चीज़ें कई बार जला देती है क्योंकि यार हम पिछले 9 साल से इतना मैं लोगों को बोल रहा हूँ किताबें पढ़ो, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप बदल सकते हैं, आपके रिलेशनशिप आप पैसे कमा सकते हो, ओवरऑल हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में। हर चीज़ की जो आप तमन्ना करते हो ना, वो है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर ही नहीं रहा हूँ। आप जाके ना मेरे अगर 20-30 वीडियो भी देख लोगे ना सीकेंड चैनल के जाके, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। और कई सारे लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं हवे में बात नहीं करो, कई सारे लोग मुझे आज मिलते हैं और वो बताते हैं कि भाई आपके इतने वीडियोस में देखता था और उसने सच में मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया। तो भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं घमंडी हूँ, मैंने बहुत बड़ी काम किया हो, नहीं, मैं सिर्फ लोगों की जो अच्छी बातें हैं उसको शेयर कर रहा हूँ। ये सब लोग स्मार्ट है, दीज आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उनकी बातें पढ़ता हूँ और उनकी बातें बता देता हूँ और मुझे भरोसा है इसके अंदर बहुत पावर है। बट स्टिल आप नोटिस करोगे उस पर इतने व्यूज़ नहीं आएंगे कंपेयर टू अगर मैंने कोई एक गंदी बात बोल दिया।
अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हो गई, रणवीर भाई की हो गई, समय रैना की कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वो लोग क्यों इतना चले, इतना खतरनाक वो लोग का पूरा वो इंडियाज़ गॉट लेटेंट चला। इंडियाज़ गॉट लेटेंट टू बी ऑनेस्ट मैं एकदम ब्लंटली बोलूँ ना, मुझे बकवास शो लगा एकदम। कि मतलब मैं जब पहली बार इंडियाज़ गॉट लेटेंट आया, मतलब क्या हो रहा है भाई, अपने देश में हो रहा क्या है। एक टाइम था जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट चलता था, है ना, हम जी 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 टैलेंट को जी। सेलिब्रेट करते थे। आज हम लेटेंट लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेटेंट का मतलब मोटा मोटा मुझे ये समझ में आता है, फालतू लोगों को सेलिब्रेट कर रहा है, जिनके अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, जो ऐसी वेल्ले हैं, आ गए हैं, बस कुछ भी बात करना है। अब जब आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं, तो आप क्या बात करोगे, गंदी बातें ही करोगे, है ना। क्यों, क्योंकि वहीं पे ट्रैक्शन मिलता है। आप आइदर सेक्स की बातें करोगे, आप आइदर वायलेंस की बातें करोगे, गाली। और वायलेंस मेरे हिसाब से कई बार सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता, आप मुंह से भी वायलेंस कर सकते हो, किसी को बुरा भला बोल के, किसी को नीचे गिरा के। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्या होता था, वही सारी चीज़ें हो रही थी। अब राइट। देखो नेगेटिव चीज़ का ना यही चीज़ होती है कि नेगेटिव कई बार चलता है, फटता बहुत फटता है, लेकिन अगर वो जब बैकफाइट आपको जब कभी है ना, वो बेसिकली ना, ये नेगेटिव चीज़ों से अगर अपने आप को बढ़ाना है ना तो अच्छा है, लेकिन ये आग से खेलने की तरह है। आग कई बार आपको गर्मी देगी, आपको मज़ा देगी, लेकिन वो आग आपको जला भी सकती है। तो उस हिसाब से ना आपको बहुत संभल के चलना होगा। जैसे भी मैं देख रहा हूँ इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट मार दिए गए हैं, इतने सारे केसेस हो गए उन लोगों के ऊपर। देखो मैं पर्सनली रणवीर भाई से तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गलती मुझे लगता है वो भी गलती हो गई कि वो ऐसे शो में चले गए। वो बोलते हैं ना एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए और वहाँ पे जाके बेड़ा गर्क थोड़ा हो गया है। बट आई होप बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ये भी बोलूँगा कि ऐसी सब चीज़ें लाइफ में ये सब कम होनी चाहिए, और हमारा एज ए क्रिएटर या हमें थोड़ा अपने आप को ट्राई करना चाहिए कि हम उस तरफ ना जाए। बहुत मुश्किल होता है, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम वो नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहे और पॉजिटिविटी फैलाए। ये हमारा एम होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी हम सब इंसान है, गलतियाँ तो हम सबसे होती है। लेकिन मैं आपसे एक और इसी मुद्दे पे और मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने देखा होगा कि हैज़ अ क्रिएटर उन लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी जेनजी जनरेशन के ऊपर। और आपको 13 आपने तो बोल दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में 13-14 साल के बच्चे आएंगे जो अभी आपको बोलेंगे कि पहले बहुत सारी तरह तरह की आपको बातें बोलेंगे आपके इसी कमेंट के ऊपर। और आप देखोगे उन लोगों का इन्फ्लुएंस कितना है और किस जनरेशन को वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब हो रहा है। आपको नहीं लगता कि उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सही तरफ अपनी जनरेशन को लेकर जाएं, लेकिन वो कहीं और ही लेकर चले गए हैं? मैं मेरे हिसाब से क्या बातें मालूम है भाई। देखो वो लोग जो कर रहे हैं। हम है ना, मैंने एक बुक से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से एक बात सीखा है कि ना, डोंट बी रिएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। आप है ना, देखो आप दुनिया नहीं बदल सकते हो। मैं भी कहीं निकला था दुनिया बदलने के लिए, आप दुनिया नहीं बदल सकते हो। आप पहली चीज़ जिसको बदल सकते हो वो है अपने आप को। इंग्लैंड के एक ग्रेवयार्ड में ना एक कब्र है, उस कब्र पे एक बात लिखी हुई है जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप गौर से सुनना। कि जब मैं छोटा था ना तो मैं दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन जब मैं दुनिया बदलने के लिए काम करने लग गया तो मुझे समझ में आया मैं दुनिया नहीं बदल सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने देश को बदलता हूँ। जब मैंने अपने देश बदलना चालू किया मुझे समझ में आया देश नहीं बदल सकता हूँ। फिर मैंने अपनी सिटी बदलने पे कोशिश करी, मैं वो भी नहीं कर पाया। ऐसे ही धीरे धीरे मैं बुढ़ा हो गया, मैं अपने घर को भी नहीं बदल पाया। लेकिन काश मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया होता, क्योंकि अगर मैं अपने आप को बदल लेता तो शायद मैं अपनी फैमिली को बदल पाता, शायद मेरी फैमिली बदलती तो मेरा सिटी बदल पाता, मेरा सिटी बदलता तो शायद देश बदल पाता, और शायद पूरी दुनिया भी बदलती। अगर आप ये चीज़ को अच्छे से गौर दोगे ना तो ये बहुत अच्छा लेसन है इसमें कि यार आप दुनिया को बदलना छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करना चालू करो। दुनिया बनाएगी, दुनिया इजी चीज़ों की तरफ ही आपको ढकेलेगी, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना है कि आपको वो सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। आपको बुक्स की तरफ जाना है, आपको मेंटर्स की तरफ जाना है, आपको अच्छे लोगों की तरफ जाना है। सो ट्रू। कई सारे लोगों को जो सुन रहे होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग ने मेरा कंटेंट कभी नहीं देखा होगा, उन लोग ट्रिगर हो जाएंगे कि यार समय भाई के बारे में बुरा बोल दिया। भाई सच बोल रहा हूँ ना, आप है ना, जब आज शायद आप मेरे को गाली दे दोगे, 5-10 साल आप रुक जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको रियलाइज होगा कि मैं सही बोल रहा था। वो मैच्योरिटी आपको आज नहीं तो कल आएगी। कई बार हो सकता है शायद आपको ये पॉडकास्ट में वो मैच्योरिटी आ जाए कि ये लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको मज़े दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रहे हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म आपका नुकसान होगा। एक बुक है गेबर मार्टे की, इन द रेल्म ऑफ हंग्री गोस्ट, ठीक है। वो एक MD डॉक्टर है जिन्होंने ना कई सारे एडिक्ट, जो दुनिया के सबसे वैंकूवर नाम की जगह है जहाँ पे बहुत सारे एडिक्ट रहते हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने ना, वो बहुत बड़े डॉक्टर है, उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार एडिक्शन क्या होता है। कई बार हमें लगता है एडिक्शन ये है कि हीरोइन लेना, कोकेन लेना, गांजा फूकना, ये एडिक्शन है। नहीं, उन्होंने बोला कोई भी वो काम जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका नुकसान कर रही है, वो चीज़ क्या है, एडिक्शन है। तो आप जैसे ये कंटेंट, गंदा कंटेंट देखते हो,
उसमें आपको शॉर्ट टर्म में डोपामिन हिट मिलता है, मजा आता है गालियाँ सुन के, लड़कियों की बात सुन के या किसी को नीचे गिरा के। लेकिन ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में आपकी ना मेंटालिटी, ब्रेन रॉट, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट है, बहुत फेमस हुआ है ब्रेन रॉट। हमारा ब्रेन रॉट होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है गंदे कंटेंट की वजह से। हम अच्छे से सोच नहीं पा रहे, हम फोकस नहीं कर पा रहे, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये सब कंटेंट हमें अच्छे से सोचने ही नहीं दे रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ आज नहीं तो कल देंगे कुछ लोग गाली, भाई दो, बिंदास गाली दो, लेकिन ट्रस्ट में 5 साल बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जीशन भाई सही बात बोल रहे थे, कि अगर मैंने वो टाइम पे जीशन भाई की बात सुन लेता और ये सब फालतू लोगों को दूर करके अच्छे लोगों पे फोकस करता, इंस्पायर होके ऐसे लोगों को सपोर्ट करता कि जो खुद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं खुद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ता। सो आई थिंक ये तो है, चलेगा बिंदास। मैं तो बोलता आप डालो ये वीडियो, इसके रील्स भी बना के डालो, लोगों को गाली देने दो, लेकिन ये भी रियलाइज़, शायद वो लोग, ये कुछ उनमें से कुछ लोग तो होंगे समझदार लोग, 5% 10%, जो मेरी बात से रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है और अपनी लाइफ चेंज करेंगे, और वो लोग मुझे बहुत दुआ देंगे। 100%। चलिए अभी हम मिथ वर्सेस फैक्ट राउंड पे आते हैं जीशान भाई। आपको बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है। एडिटिंग अच्छी नहीं है तो चैनल ग्रो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मिथ है या फैक्ट है? ओह, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मेरे हिसाब से पॉजिटिवली हो सकता है, विदाउट एडिटिंग भी हो सकता है। ओके। टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो वायरल करने के लिए? फैक्ट। ओके। इंस्टाग्राम से भी यूट्यूब जितना पैसा कमाया जा सकता है क्या? मिथ है या फैक्ट है? कमाया जा सकता है, मोनेटाइजेशन की अक्ल होनी चाहिए। जिशान भाई मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ने वाले हैं, मिथ है क्या फैक्ट है? यार मैं तो ट्राई करूँगा फैक्ट बोलने का, इसका एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ओके। कंटेंट क्रिएटर्स को अंधा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा साथ में? यस, फैक्ट। ओके। हैशटैग मैटर नहीं करते चैनल की ग्रोथ में? फैक्ट। भाई एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे को टीम ने दिया था मेरे, तो ये क्वेश्चन है कि क्या जिशान भाई कभी यूट्यूब छोड़ेंगे, और अगर ऐसी हालात आई यूट्यूब क्विट करने की तो वो क्या, मतलब ऐसा हालात कभी बिना, तो वो क्या करेंगे यूट्यूब के अलावा? मैं टीचिंग में ही रहूँगा भाई, जैसे कि गैरी वेनरचक भी बोलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म है। कभी भी प्लेटफॉर्म से अपने आप को जज नहीं करने का। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना के डाला फेसबुक पे, शायद उस पर व्यूज़ नहीं आए, कई बार ये लोग, 2 लोग देख के डिसहार्टेड हो जाएंगे कि यार मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, और फिर वो लोग उन व्यूज़ से अपने आप को जज करेंगे, अपनी वैल्यू कम करेंगे। लेकिन गैरी वेनरचक बोलते हैं ना, ये सब सिर्फ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आता है जाता है। जब आप मुंबई से गोवा जाओगे, अगर ट्रेन से जा रहे हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप रहोगे और आपको टिके रहना है। तो वैसे ही यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, मैंने कई बार अपने आप को ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ कि भाई मैं कंटेंट के गेम में हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ। और कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो यूट्यूब से पहले भी थी। पहले लोग रेडियो सुनते थे, टीवी देखते थे, टीवी से पहले रेडियो सुनते थे, रेडियो से पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे। कंटेंट कहीं ना कहीं पहले बुक्स थी, है ना? तो कंटेंट हमेशा से चलते ही आ रहा है, बस उसके प्लेटफॉर्म्स और फॉर्म्स बदलते जा रहे हैं, ऑडियो, वीडियो, ये, और फिर वीडियो में भी ये सब, ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म, छोटे मोटे नहीं बड़े प्लेटफॉर्म है बहुत, लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ज़रूरी नहीं रहे। तो यूट्यूब भी आज है, शायद कल ना रहे। जब नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझता हूँ। हर इंसान को अपना टाइम बिताना ही है, लोगों को सीखना पसंद ही होता है। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को सिखाते ही रहूँगा, टीचिंग करता ही रहूँगा, ये तो पक्का है। जिशान भाई आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन भी है मेरा, और आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये रहेगा कि बुक्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो बुक्स पढ़ने में स्टार्ट तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं आपकी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके, या आपसे आपकी नॉलेज देख के बहुत इंप्रेस हो गए कि बुक से इतनी नॉलेज मिलती है तो मैं भी पढ़ूंगा, बट स्टार्ट ही होती है, फिर वो ख़त्म नहीं होती है बुक। क्या ऐसा करें कि वो ख़त्म भी हो बुक? यार पहली बात तो मुझे नहीं लगता बुक ख़त्म करना ज़रूरी भी है। अगर आपको कोई एक बुक से कोई एक लेसन मिल जाए जो आप ज़िंदगी भर अप्लाई करो, मुझे लगता है बहुत है, उस बुक का काम हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस ये कि एक रीस्टार्ट करने वाली एबिलिटी हमेशा रखो। 12th फेल मूवी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर वो क्या, वो रीस्टार्ट फेल होता है लेकिन रीस्टार्ट करता है। अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ दिन छूट गए, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करो, एक दिन वापस से उठा लो बुक को। ये चीज़ ज़रूर करो। मैंने एटॉमिक हैबिट बुक में पढ़ा हूँ, आपका ना एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर। तो अगर है ना, आज का हमारा एनवायरनमेंट क्या है, मोबाइल हमारे हाथ के आसपास है, फटाक से मोबाइल हाथ में मिल जाएगा, बट क्या आपके हाथ के आसपास बुक्स भी है क्या, किताबें भी है क्या, आपके हाथ के आसपास पानी भी है क्या? अगर अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है वो आप सेट करोगे ना ऐसा, तो आपका बुक्स पढ़ना ईजी हो जाएगा, आपका पानी पीना ईजी हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग है ना सिर्फ इसको अपने हाथ के पास रखे हैं, तो हमारे लिए करना सबसे आसान है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए ना बुक्स पढ़ना है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वो
बीच में छूट जा रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके, दूसरी बुक पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट दे रही है। स्टार्ट विथ वाई। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। जैसे कि मेरे को अमीर बनना था तो मुझे मालूम पड़ गया मुझे अमीर बनने के लिए बुक तो पढ़नी पड़ेगी। मेरा वाई इतना स्ट्रांग था कि भले से मेरे को बीच में बोर भी हुआ तो भी मैंने बुक पढ़ डाला। कई बार लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनका वाई स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ सुपरफिशियल या थोड़ा सा चल वीडियो मजा आ गया चलो पढ़ लेते हैं। वाई क्यों पढ़ना है मुझे ये बुक, मेक योर बेड मुझे बुक क्यों पढ़नी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आपको अचीव करनी है तो आप इसके जाके विलियम मैक्रेवन की अगर आप बुक पढ़ोगे तो ये एक नेवी सील ऑफिसर है जिसने बताया कि भाई कैसे 10 रूल्स होते हैं एक डिसिप्लिन और अच्छी लाइफ जीने के। तो वो रूल्स जाके पढ़ोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आप पढ़ भी पाओगे, पूरा ख़त्म भी कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि वाई स्ट्रांग करो और अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करो, बुक पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बुक्स आप कोई ऐसी बताओ जो एक बिगिनर को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। देखो पहले मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ जो मैंने खुद ट्राई किया हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं वो रिकमेंड करूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है बाय मी। तो ट्राइड एंड टेस्टेड तो भाई इसी बुक ने मेरा दिमाग खोला था, एकदम सामने ही है, रिच डैड पुअर डैड। क्यों, क्योंकि ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट है। और मैं जैसे हमने ये पॉडकास्ट में भी बात किया, कहानियाँ मज़ा दिलाती है, अच्छी कहानियाँ मज़ेदार होती है और इसके अंदर बहुत अच्छे से कहानी लिखी गई है और कहानी के साथ साथ बहुत सारी सीख भी है। तो मैं बोलूँगा ये बुक पढ़ लो। सेकंड बुक जो मैंने पढ़ी थी मैं वही रिकमेंड करूँगा, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ लो। अगर आपको ज़िंदगी में अमीर बनना है, पैसे कमाना है, फाइनेंशियल लिटरेसी ये चीज़ सीखनी है जो हवा में बहुत यूट्यूब हर जगह पे बहुत नाम इसका होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, वो बुक पढ़ लो। वो बुक है ना सिद्धांत है फाइनेंशियल लिटरेसी का, कोर है, ठीक है। और अगर आपको मैं एक और बुक पढ़ने बोलूँ तो एक क्लासिक बुक ही बोलूँगा मैं, थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ लो। वो बुक भी क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज उस बुक में ना ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो लाइफ, अगर आप चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टार्टअप ओनर हो, जो भी हो, उसके जो प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत साउंड है, वो आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 बुक मैं रिकमेंड करूँगा जो क्लासिक बुक है, विच हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, है ना। ऐसी बुक्स पढ़ो तो मज़ेदार, मज़ा आएगा। ठीक है। तो अभी आपसे कुछ चीज़ें और जानते हैं 1 वर्ड राउंड के सेक्शन में। आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है। कोई ऐसा पिछले 3 महीने से आप किस यूट्यूबर को या फिर कंटेंट क्रिएटर को सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? यार अभी 2 दिन में मैंने रणवीर भाई को बहुत देख लिया, उनका कंट्रोवर्सी की वजह से। ओके। एक यूट्यूबर जो आपको लगता है यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए? ओह यार ऐसा नहीं है, मुझे लगता है यूट्यूब इज़ थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ, मसालेदार नहीं है, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हर कोई आके अपना ओपिनियन डाल सकता है, तो किसी को मैं मना नहीं करना चाहूँगा, सब करो भाई, डालो बिंदास। चलो ठीक है। इंडिया में क्या कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बन पाएंगे? बहुत मुश्किल है, लोग इतना इन्वेस्ट और इतना लॉन्ग टर्म इनकम सोचते हैं, इतना पैसा कम ही डालेंगे ऐसी चीज़ में। अगर आपको लाइफ को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सा वर्ड होगा? स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। चलो नाउ आप, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में पूछते हैं। आपको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है इन यूट्यूबर्स को, जो भी आप इनके बारे में सोचते हो या फिर समझते हो, ठीक है भाई। तो ध्रुव राठी। वेरी स्मार्ट। भुवन बाम। वेरी डेडिकेटेड, क्रिएटिव। आचार्य प्रशांत। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। रणवीर अलाहाबादिया। वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। मिस्टर बीस्ट। वेरी जनरस, जनरॉसिटी बहुत है बंदे में। एल्विश यादव। मैं ज़्यादा उनका कंटेंट देखा नहीं हूँ, बट वाहियात वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में। ओके। संदीप माहेश्वरी। मोटिवेशनल। विवेक बिंद्रा। बाउंस बैक। अभिषेक कर। कंट्रोवर्शियल। समय रैना। समय डार्क कॉमेडी। ओके। जिशान शेख। बुक्स। ऑलराइट भाई, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने अलग अलग सेक्शंस में आपसे आपकी थॉट प्रोसेस जानने की भी कोशिश की और हमें बहुत सारे आंसर्स भी मिले, और आपकी बुक्स की नॉलेज में के फॉर्म में जो आपने हमें आंसर्स दिए हमें वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली आपसे इम्प्रेस हुआ आपकी नॉलेज को देखकर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैंने थोड़ा संजय भाई, मैंने थोड़ा बहुत तुमको बुक्स की तरफ और मतलब थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं बुक्स पढ़ने के लिए?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तभी तो वो पर्सनल वो क्वेश्चन था नहीं हमारी रिसर्च में, मैंने इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि बुक्स को स्टार्ट कैसे करें, मतलब स्टार्ट कर देते फिर ख़त्म कैसे करें। पढ़ो भाई पढ़ो, जैसे अच्छी कहानियाँ वाली बुक पढ़ो, जो जिसमें तुमको इंटरेस्ट आ रहा है ना वो बुक पढ़ो। तो बिजनेस में अगर तुमको इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तो यूजुअली ये ट्राई करता हूँ कि मैं कौन सी फील्ड में अच्छा नहीं हूँ जिसमें मुझे इंप्रूव करना है, तो मैं वो फील्ड की बुक पकड़ता हूँ। जैसे मुझे अभी बिजनेस में अच्छा होना है तो कोई बिजनेस की बुक के बारे में रिसर्च करो। और सबसे बेस्ट एडवाइस है ना, वापस से थोड़ा इसको इम्प्रूव वो करूँगा, मैं आपको आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। कोई एक बुक के पीछे जाकर रिसर्च करो अच्छे से कि यार मुझे कौन सी बुक पढ़ना है, खुद से जाकर रिसर्च करो। 10 वीडियोस देखो कि ये बुक मुझे क्यों पढ़नी चाहिए, तो अगेन वाई क्लियर होगा इससे, और आपका ना वो ग्रेविटी बढ़ेगी, जिसके वजह से आपका वो बुक खत्म कर पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच संजय भाई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम बाद मैं इतना बहुत एनर्जी के साथ मैंने, मुझे लग रहा है पॉडकास्ट दिया हूँ कुछ, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। आपके क्वेश्चंस और आपका फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई होप आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर बनो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू।